गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड 10th क्लास के लिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th क्लास के लिए आपको मॉडल पेपर जो 2025 में जो राजस्थान बोर्ड ने रिलीज़ किया था, उसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मॉडल पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं अपन डिटेल सॉल्यूशन, संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए दोनों मीडियम में क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। यानी कॉन्सेप्ट के साथ तो क्लियर ही है, पर लैंग्वेज भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व कराई जा रही है और बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। आप यूट्यूब में देख लें, हो सकता है थ्योरी वाइज मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं हिंदी इंग्लिश बाई लैंग्वेज, बट बाई लैंग्वेज आपको वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए कोई टीचर इतने एफर्ट्स नहीं करता है, नो डाउट। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों को करें, ताकि आगे से ज़्यादा दोस्तों को सबको पढ़ने का मौका मिल सके। तो बढ़ते हैं फटाफट से, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले 3 पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये चौथा पार्ट है, पार्ट 4 है। पार्ट 4 में अपन डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर के क्वेश्चन से। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले 10 क्वेश्चन मैं वाइंड अप कर चुका हूँ मेरे प्रीवियस 3 वीडियोज़ में। अब आते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा, यानी 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, यानी कोई आदमी है, ऑब्जर्वर। इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन इसलिए नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो, मॉडल पेपर बनाते हुए बोर्ड ने, आप मतलब उसकी बोर्ड की साइट पे जाके देख लेना, ये क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन अलग क्वेश्चन दे रहेगा। मतलब इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन ही दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है, आप समझ सकते हो। मतलब इतना ब्लंडर कैसे हो सकता है सीबीएसई बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की साइट पर इतना ब्लंडर कैसे हो सकता है कि हिंदी वर्जन अलग है, इंग्लिश वर्जन अलग है, दोनों ही क्वेश्चन अलग है, जबकि ये दोनों साथ दे रखे, चिपका साथ रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। मतलब हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन सेम है, और ब्लंडर कर रखा है कि भी क्वेश्चन दोनों ही अलग अलग है। तो इतना ब्लंडर कर रखा है, तो आप देख सकते हैं राजस्थान बोर्ड भी कुछ ऐसा ही ब्लंडर कर रहा है, 2025 के मॉडल पेपर में कर रखा है। तो अपन ने उससे बचा है, तो अपन ने कोशिश की उसका सिर्फ इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन लिया, इंग्लिश वर्जन नहीं लिया। इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन एक बचा, उसको अपन और कभी फ्यूचर में इस चैप्टर के जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलेंगे, जब चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, तब अपन उसको कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये एक तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, ये रोइया, ये प्रेक्षक है 1.5 मीटर, तो ये 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। फिर ये 28.5 मीटर की दूरी पर, ये दूरी है 28.5 मीटर की दूरी पर वो प्रेक्षक खड़ा है। कितना? 28 चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, ये है 28.5 मीटर की दूरी पर कोई प्रेक्षक खड़ा है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। दिस वन इज दैट, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री जब भी बनता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है? तो ये बन रहा है 45 डिग्री। ये 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर होगी। कितना? ये 1.5 मीटर है। अब चिमनी की ऊंचाई याद करो, यानी चिमनी जो है ना, ये चिमनी, इसकी ऊंचाई याद करनी। ये तो एक कौन है? प्रेक्षक है। ये मैं इस पर लिख देता हूँ, ये है प्रेक्षक और ये है चिमनी। तो इसको आपको कहीं ना कहीं ये ऊंचाई याद करनी, तो उसको नाम दे देते हैं ABCDNE। और ये सारे क्या? परपेंडिकुलर। आप जानते हैं 90 डिग्री। चिमनी भी परपेंडिकुलर होती है, आदमी भी परपेंडिकुलर ही होता है, सीधा खड़ा होता है। तो जब कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रहेगा तो इसका मतलब वो सीधा खड़ा, वर्टिकल। ठीक है, तो चिमनी की ऊंचाई, यानी चिमनी की ऊंचाई के लिए मुझे देखो BC तो पता है, AB पता कर ले तो चिमनी की ऊंचाई ऐड कर लेंगे। AC क्या होगी? AB प्लस BC होगी, तो ऐड कर लेंगे। तो पहले तो सबसे पहले अपन लगा के चल रहे हैं वो लाल कक्का जो पढ़ा आप लोगों ने, LALKKA, जिसको अपन बोलते हैं, ये बोलेंगे अपन, ये तो है साइन, ये है कॉस, ये होता है टेन, और ये है कॉट, ये है सेक, और ये है लास्ट कॉसेक। तो लंब बटे हुए कर्ण, या फिर अपन बोल देंगे PBPHHB, परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस। ये हो गया साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, सेक, और एट लास्ट कॉसेक। तो अपने पास क्या दिख रहा है यहाँ से देखो, एक तो ये 28.5 है, तो ये भी कितनी आएगी? 28.5 है, ये भी 28.5 मीटर आ जाएगी। कौन सी? ये दूरी भी 28.5 मीटर है, दोनों 28.5 मीटर है। अब आप ये दोनों 28.5 है, ये भी है ना, ये भी 28.5 है। अब आपको AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए आप क्या लगोगे? इन त्रिभुज ABE,
इन त्रिभुज ए बी ई, तो आप देखेंगे tan थीटा, क्योंकि लंब बटे हुए का आधार या परपेंडिकुलर बाय द बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करना, तो tan थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री, तो ए बी आपके पास है नहीं पता, और बी ई लिख दीजिए, और बी अपने को पता tan 45 एक 1 होता है, tan 45 ए बी पता करना है, और बी आपके पास है 28.5 मीटर, तो ए क्रॉस वज्र गुणा करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 28.5 मीटर। तो ए बी अपने पास आ चुका है, ए बी अपने पास आ चुका है। अब अपने को चिमनी की ऊंचाई निकालनी, चिमनी की ऊंचाई जो कि ए सी है, तो लिखते हैं चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई जो कि क्या है ए सी है, ए सी होती है, ए सी मिलकर बनी है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी आपने निकाली है 28.5 मीटर और बी सी है 1.5 मीटर। अब ये 28 और 1.5 कितना हो गया 30 मीटर, कितना हो गया 30 मीटर। अब ये चिमनी की ऊंचाई आ गई ए सी 30 मीटर, ये 30 मीटर है। अब आपके सामने ए सी आ चुका है और ए सी आ गया, तो क्वेश्चन में ये पूछा चिमनी की ऊंचाई निकालो, खत्म बात, क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है 12वें नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्त, क्वेश्चन सुनना, दो सकेंद्रीय जिनका केंद्र सेम होता है, तो दो वृत्त हैं उनका केंद्र सेम है, कि त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। डायग्राम मैंने पहले बना रखा है ताकि क्या थोड़ा सा समय कम लगे वीडियो में, बाकी डायग्राम में ऐसा कोई विशेष नहीं है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी दो सकेंद्रीय वृत्त, तो पता लग रहा है ना कि एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। तो छोटा कैसे है तो उसका 3 उसकी रेडियस है, यानी त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की डायमीटर को व्यास बोलते हैं, त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, यानी उस जीवा की लंबाई यानी कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी। तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, यानी बड़े वाले की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वाले के लिए स्पर्श करती है, यानी छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। तो आपने बड़े वाले का जो वृत्त है उसकी ये एक जीवा बनी, ये ए सी, ये जीवा बनी, तो छोटे वाले वृत्त के लिए क्या है कि त्रिज्या का स्पर्श रेखा काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। तो ये बी पॉइंट उसका क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु बोलेंगे। स्पर्श बिंदु बड़े वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत है ही नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन का पार्ट आता है, वो क्वेश्चन का पार्ट क्या आता है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि वी नो दैट अपने को क्या चाहिए कि इस जीवा की दो सर्कल है तो फाइंड द लेंथ, यानी एसी फाइंड आउट करना है। एसी फाइंड आउट करने के लिए क्या है, पहले दोनों त्रिभुजों को ओ बी एन ओ बी सी, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करना पड़ेगा। और सर्वांग सम प्रूव करने के बाद, सिद्ध करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद आप देखोगे कि जब ए बी और बी सी दोनों बराबर आ जाएंगे तो आपकी जो ए सी होगी वो ट्वाइस ऑफ ए बी या ट्वाइस ऑफ बी सी हो जाएगी, नहीं डबल हो जाएगी। तो पहले तो एक काम करें, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले वी नो दैट इन ट्राइंगल ओ बी ए एंड ओ बी सी एंड त्रिभुज ओ बी सी, दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। अब दोनों त्रिभुजों की जब बात कर रहे हैं तो दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, दोनों 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री क्यों है, ये आप लोग थ्योरम पढ़ी है कि वृत्त के त्रिभुज से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को जो ज्वाइन करती है वो त्रिज्या लंबवत होती है, किस पर स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, 90 डिग्री बनाती है या परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल्ड होती है, एक ही बात है, ये ऑर्थोगोनल होती है। तो ये सब जो वर्ड है ये वर्ड बताते हैं कि ये 10.1 जो थ्योरम है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, वही थ्योरम है जिसको अपन बोलते हैं कि सेंटर से केंद्र से अगर स्पर्श रेखा को ज्वाइन करते हैं, यानी टेंजेंट के स्पर्श बिंदु को ज्वाइन करते हैं, तो आपका क्या होता है, जो कोड जो लाइन ड्रॉ करती है वो परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री बनाती है, यानी ओ बी ए और ओ बी सी दोनों क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। पहली कहानी तो ये खत्म हो गई, तो 90 डिग्री बना दिया। दूसरा आप देखोगे ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए और ओ सी आपस में क्या है बराबर है, क्यों, रेडियस ऑफ ए सर्कल है, क्या है रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ए की सर्कल की रेडियस है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस ओ ए इक्वल टू ओ सी। और फिर लास्ट में देखोगे ओ बी इक्वल टू ओ बी क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड आगे। अब जब कॉमन साइड आगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, जो दोनों त्रिभुज है वो बाई आर एच एस, बाई
RHS बाई RHS यानी राइट हाइपोटेनस साइड, राइट यानी 90 डिग्री, हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण और साइड यानी एक भुजा, तो राइट हाइपोटेनस साइड से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी त्रिभुज OBA सर्वांगसम को बोलते हैं कॉन्ग्रेंट, त्रिभुज OBC दोनों त्रिभुज क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांगसम होंगे, और जब सर्वांगसम होते हैं तो जो संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण से अपने कोई लेना देना नहीं, अपने को भुजाओं से लेना देना, तो संगत भुजाएं जिनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो आप देखोगे तो बाई CPCT इसको बोलते हैं, बाई CPCT, इसका CPCT शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, इसको हिंदी में बोल देंगे संगत भुजाएं और संगत कोण, तो अपन ये बोलते हैं समान संगत त्रिभुजों के संगत भाग, संगत त्रिभुजों के संगत भाग, संगत त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स आएगा वो रेस्पॉन्स आएगा AB = BC, ये दोनों आपके यहाँ की कहानी तो AB और BC क्लियर हो गया, यानी दोनों भुजाएं बराबर है। जब भुजाएं बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, जो AC होगा वो ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा। तो अब अपने को AB अगर पता करते हैं तो अपन क्या करते हैं, AB अगर पता होगी तो AC निकाल देंगे, AC तो पूछी उसने, लेंथ ऑफ द कोड पूछी यानी जीवा की लंबाई पूछी, तो जीवा की लंबाई निकालने के लिए अब अपन लेते हैं इन ट्राइंगल OBA, यानी त्रिभुज OBA में लेके चल रहे हैं, क्या त्रिभुज लेके चल रहे हैं, पाइथागोरस ले रहे हैं, बाय यूजिंग PGT, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PGT, पाइथागोरस थ्योरम, और हिंदी में बोल देंगे पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी देखो इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम और हिंदी में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, तो करते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया। अब अपन यूज़ कर लेते हैं, तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब और जो आधार का स्क्वायर है वो प्लस करना है, तो आप देखो कर्ण यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, आपको OA स्क्वायर दे रखा है 5 का स्क्वायर एंड OB स्क्वायर दे रखा है 3 का स्क्वायर, और AB स्क्वायर आपको पता करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 जो कि AB स्क्वायर, और 25 में से 9 गए तो 16 जो कि AB स्क्वायर, और AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और ये AB आपके पास आ चुका है 4 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर आ गया, तो AC क्या होगा 2 × 4, तो AC आपके सामने आ गया 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो उस जीवा की जो लंबाई आ गई, द लेंथ ऑफ द कोड, सो लेंथ ऑफ द कोड that is AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, या फिर बोलते हैं कि जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई जो कि 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कौन सा, 12th क्वेश्चन भी आपको मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज करा दिया। आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ नहीं, ये रेडियस ऑफ ए सर्कल बोला है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या, हिंदी में बोल सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या, कॉमन साइड यानी समान भुजा, मैंने हिंदी में बोल दिया, आप चाहो तो लिख सकते हैं, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, AB और OA and OC जिसको रेडियस ऑफ ए सर्कल बोला, एक ही रेडियस की सर्कल की रेडियस यानी एक ही वृत्त की त्रिज्या, जब दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या तो आप समान होंगे, और कॉमन साइड यानी उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो ये आपका पास हो गया, ये पेज आपके पास एक्स्ट्रा है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। लो भैया, अब आते हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार नंबर का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, ये चैप्टर 10th के क्वेश्चन चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 जो सर्कल पे बेस्ड है, और अब जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 11 पे बेस्ड है, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी त्रिभुजों से क्या नाम है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये ऐसे आई थिंक हिंदी में कुछ ऐसा ही नाम है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है। ये कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है, यानी 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो एक जीवा त्रिज्या है, वो कोण पे सेंटर पे 120 डिग्री कोण अंतरित करी, ये जीवा है। इस जीवा को आप बोलते हैं
और ये B और केंद्र में बिंदु O मान लें। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्तखंड का बोलते हैं सेगमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का निकालना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालना, तो निकाल देंगे कोई क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। देखो बड़ा सिंपल सा है। देखो आपको मैं आई थिंक राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों को ये फॉर्मूला मेरे अंदर से मुझे नहीं पता, पर ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाते हैं वो, पता नहीं कोई कैलकुलेशन से कैलकुलेट कराते हैं। अपन एक फार्मूला पढ़ा रहे हैं, बड़ा सीधा सटीक फार्मूला, 1 सेकंड में आपका आंसर तैयार होगा। मतलब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बट फॉर्मूला बड़ा सिंपल होगा, और फॉर्मूला याद करो, आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमेशा उससे आ जाएगा, हमेशा आ जाएगा उससे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट, जिसको अपन बोलेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? r² थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला अपन को याद रखना है, और फार्मूला याद क्वेश्चन कंप्लीट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फार्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके चुटकियों यानी कोई टफ नहीं लगेगा आपको, लगेगा अरे सर ये तो बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया? ये फार्मूला याद रखना r²। और अगर आपको ये फार्मूला, अगर आपको इसको डेरिवेशन देखना है, डेरिवेशन, तो इसका डेरिवेशन भी मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा। बहुत ही अच्छा, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, मतलब अच्छा तो है नो डाउट। तो उसको कैसे डिराइव करते हैं ये फार्मूला, आप इससे वृत्तखंड का क्षेत्रफल चुटकियों में निकालते हैं। देखो अब आपको यहाँ पर रेडियस C और थीटा, देखो r और थीटा दोनों दे रखा है इसमें, बस वो कैलकुलेशन करना, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल की आनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं r², r की वैल्यू है दैट इज 12 इंटू 12, ठीक है। और ये थीटा जो कि 120/360 इंटू पाई 22/7 और माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, तो थीटा यानी 120/2 कॉस 120/2, ये दोनों आपने मेंशन कर दिया। और ये 2 से अपन ने क्या कर दिया 60 टाइम, और ये 2 से अपन ने 60 टाइम कैंसिल कर दिया। तो आंसर बचा क्या है? ये बचा है 12 को इंटू 12 यानी 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 यानी 12 का स्क्वायर, और ये 12 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, तो ये 22 और 7 3 जा 21 माइनस साइन 60 डिग्री एंड देन कॉस 60 डिग्री। 12 का स्क्वायर रहने दो, और ये 22/21 माइनस साइन 60 होता है √3/2 एंड कॉस 60 होता है 1/2। बस आपको कुछ भी नहीं करना, ये कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है। 12 का स्क्वायर और ये है 22/21 माइनस √3/4। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो कैलकुलेशन मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ये 12 को तो 12 का इंटू 12 मेंशन कर लो, और नीचे इसका एलसीएम ले लो 21 इंटू 4। अब 21 इंटू 4 रखेंगे तो अब आप देखो यहाँ से क्या रहता है, ये 21 से देखो, आप देखो 21 से 21 कैंसिल होगा तो 22 4 जा दैट इज 88 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो तो 21 √3 आपके पास आ गया। अब आप लोग यहाँ से कुछ कैलकुलेशन कैंसिल करते हैं, 4 से ये 3 टाइम और 3 से ये 7 टाइम, तो आपके पास बचा क्या है, यहाँ तो बचा 12, ये बचा 88 माइनस 21 √3 और डिवाइड बाई 7। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12/7 और ये 88 माइनस 21 √3 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया वृत्त एरिया ऑफ सेगमेंट, जिसको बोलेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। और ये आप देख सकते हो केवल फार्मूला बेस्ड है, अगर वो फार्मूला लिखते हो तो आपका फार्मूला में आपको कोई नंबर नहीं काटेगा, कोई सिंगल पर्सन नंबर नहीं काटेगा, और ये फार्मूला आपकी बुक में नहीं है, ये और बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे अपन अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन समांतर श्रेणी पर बेस्ड है। समांतर श्रेणी पर बेस्ड है तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है,
और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। यानी सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द AP इज 49 एंड दैट 17 टर्म्स इज 289, द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, यानी n टर्म्स का सम निकालना है। तो चलो बात की बात है, तो पहला जो क्वेश्चन में जो गिवन है, दिया हुआ है वो पहले 7 टर्म का जो सम है वो 49 दे रखा है। तो जैसा क्वेश्चन दे रखा है जिसको अपन बोलते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या है? वो प्रश्न के अनुसार ये है कि H7 यानी सम दे रखा है। क्या दे रखा है? सम दे रखा है। किसका सम दे रखा है? कि इस समांतर श्रेणी का सम पदों का 7 पदों का, तो 7 पदों का सम कितना दे रखा है? 49, यानी सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 49, यानी 7 पदों का प्रथम 7 पदों का सम 49 दे रखा है। और जो सम का होता है सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का योग। तो यहाँ लिख देता हूँ जो क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है समांतर श्रेणी के पदों का योग। ठीक है, यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कंप्लीट है। अब जब समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपके सामने आ गया तो अब आप लोगों को ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है, तो लगाते हैं। ये तो 49 हो गया। H7 की वैल्यू 7/2, प्रथम पद 2a और n पद जो कि 7 माइनस 1 और d अपन सार्वंतर नहीं पता है, तो ये आपके पास d को d रखा। अब ये देखो 7 से, ये आपके सामने 7 से 49 7 टाइम कैंसिल हो रहा है। ये 2 को उधर भेजेंगे तो 7 2 यानी 7 2 जा 14 और 7 2 जा 7 दूनी 14 होते हैं। ठीक है, 14। और ये आ गया आपके पास, ये जो मेंशन कर देता हूँ, ये 2a तो एज इट इज़ है, और ये 7 माइनस 1 जो कि 6d 6d। अब यहाँ से आप देखो मैं कुछ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ 2, तो ये 14 एक बस 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 3d। ठीक है, अब ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया? 7 बार। तो यहाँ से बचा क्या? a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये तो आपकी क्या आ गई? पहली इक्वेशन आपके सामने तैयार पड़ी है, जिसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। ये तो क्या था? जो पहले 7 पदों की बात करी थी उससे अपने पहली इक्वेशन निकाली। अब बोल रहा है प्रथम 17 पदों का योग, यानी दूसरे 17 पदों का योग जो 289 दे रखा है। ये वही सेम चीज़ है कि H17 इक्वल्स टू 289, 17 प्रथम 17 पदों का, तो 17 पदों का फॉर्मूला वही लगाना। तो 289 इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस n माइनस 1, यानी 17 माइनस 1 और d आपके सामने है। ठीक है, जो पता करना है। ठीक है, अब ये 17 से कैंसिल कर देंगे, 17 से ये 289 17 टाइम कैंसिल होगा, और ये 17 2 जा 34, यानी 7 दूना 34 34, और ये 2a, तो ये 2a प्लस 17 माइनस 1 16d यानी 16d। और आप देख सकते हैं 2 अगेन कॉमन आ गया, तो a प्लस 8d रह गया, और ये 34 हो गया, 34 हो गया। अब आप देखो यहाँ से 2 से कैंसिल करो, 34 यानी 17 आ गया। तो 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d, a प्लस 8d, ये जिसको मैं लिखता हूँ a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। तो ये कौन सा आ गया आपके पास? जो कि दूसरा पद आ गया। कितना आ गया? दूसरा पद है। दोनों इक्वेशन आ गए, 2 समीकरण। अब दोनों को क्या करना है? अपन को सॉल्व करना है, तो अपन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बहुत बड़े अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो भैया, तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण, ये अपने पास अलग है, ये इसका फॉर्मूला वो बेसिक फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से क्या है भैया? a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 और a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। अब आप लोग जब इनका साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस। अब देखें a से तो कट गया, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और d तो d है, और 17 में से 7 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी 10 बच गया। तो d की वैल्यू निकालेंगे 10/5, तो 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जार 5 2 यानी 5 का 5 2 10,
तो d इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया, और d2 आ चुका है, यानी सार्वंतर d आ चुका है, जबकि दैट इज 2 आ गया। तो अपने को a निकालना है, तो अगले स्टेप में a निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। अब अपन यहाँ पर d की वैल्यू जो किसी भी एक इक्वेशन में, तो अपन लिखते हैं a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, उसमें d की वैल्यू लिखो, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यूज उसमें पुट करना था। तो a प्लस 3 d की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 7, a प्लस 5 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 7 माइनस 5, a इक्वल्स टू 2। a इक्वल्स टू 2। अब ये a इक्वल्स टू 2 आपके सामने आ चुका है। सॉरी 1 मिनट, 3 2 जा मैंने 5 गलती से लिख दिया, सॉरी ये मैंने मतलब ध्यान नहीं रहा मुझे, वो मैंने ऐड कर दिया रनिंग में। 3 2 जा 6 और ये 7 माइनस 6 जो कि 1 के बराबर आ गया। मैंने थोड़ी सी गलती की, 1 से ध्यान नहीं रहा मेरे को। चलो a इक्वल्स टू 1 आ गया। अब जब प्रथम पद अपने पास 1 आ चुका है, तो प्रथम पद 1 आ गया, प्रथम पद और सार्वंतर आने के बाद अपना अगला काम होता है तब n पदों का सम निकालना, जैसा क्वेश्चन में बोला है। तो सबसे पहले तो अपन ले लेते हैं a जो कि फर्स्ट टर्म, जिसको अपन बोलेंगे प्रथम पद, जो कि कितना है आपको 1 दे रखा। फिर देंगे d दैट इज कॉमन डिफरेंस, जिसको अपन बोलेंगे सार्वंतर, सार्वंतर जो कितना दे रखा है, d दैट इज 2 दे रखा है, और n दे रखा है n पदों का योग, n पदों का योग यानी सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स निकालना। किसका, AP का। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो n पदों का तो Sn, तो n बाई 2 है, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2। Sn ये n बाई 2 है, देखो इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 कॉमन ले लिया, कोई नहीं तक बांट ले लिया, तो ये बचा 1 और ये बचा n माइनस 1। अब आप देखो ये 1 से 1 तो क्या हो गया, कट गया, बचा क्या n, और ये 2 से भी 2 कट गया, तो बचा ये n और अंदर वाला बचा इंटू n, ये प्लस का n मतलब इंटू n, n इंटू n स्क्वायर, जो कि Sn आ गया। Sn यानी n पदों का समझो कितना आ गया, n स्क्वायर। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको मैं बोलूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं लिख भी रखा है यहाँ पर, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल लिख रखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन पेपर में ये चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आप मान के चलना साल में कम से कम 2-3-4 बार जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन मतलब पेपर में आता है, ये क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल दिया जाता है। मतलब 3-4 चीज़ें पूछता है, एक तो प्रथम पद पूछ लिया उसने, निकालना d निकालना प्रथम पद के बाद, और इसने अपने को सम ऑफ n टर्म्स बोल दिया, इसके बाद वो 50 चीज़ें और भी पूछ सकता है, इसकी AP बना लो, समांतर श्रेणी बना लो, या फिर और मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है इस क्वेश्चन के साथ। तो आप ये मान के चलो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार, ज़्यादा बार आता है, तो कृपया इस क्वेश्चन को 4-5 बार हाथ से निकाल लें, क्योंकि बोर्ड पेपर में सैंपल पेपर में दिया हुआ है, और इस बार के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन 200% आ सकता है। 200% वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, 100% नहीं 200% बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को निकालें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला मैंने, मेरे CBSE वाले बच्चों को भी बोलता हूँ मैं, और राजस्थान वाले बोर्ड को बच्चों को बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन स्पेशल निकाले। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार वाला है, क्या दे रखा है, वह AP ज्ञात करो, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात करो, जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से बड़ा अधिक है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार क्या चल रहा है, तीसरा पद दैट इज थर्ड टर्म, जिसको अपन बोल रहे हैं T3, कितना दे रखा, 16 दे रखा। अब T3 16 है, तो थर्ड टर्म जो लिख रखी है वो T3 तो 16 लिख दी। तो T3 होता है क्या, TN वाले n वाला फॉर्मूला होता है, दैट इज मैं यहाँ लिख देता हूँ, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ एन AP, यानी समांतर श्रेणी के nवां पद। nवां पद समांतर श्रेणी का कैसे निकालते हैं, तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। क्या सूत्र, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है TN लिखो, आपकी बुक में AN लिख रखा है, TN और AN दोनों सेम है। TN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पर काम में लेंगे। तो TN दे रखा है दैट इज
Tn a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस फॉर्मूले में T3 N3 देखो तो T3 इक्वल्स टू a नहीं पता तो 3 माइनस 1 और d, तो T3 होता है, T3 दे देगा 16, दैट इज a प्लस 2d, a प्लस 2d। ये तो हुआ तुम्हारे पास a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। ये तो हुआ तुम्हारे पास पहला पार्ट, पहली इक्वेशन, जो भी अपन बात करेंगे आगे। आगे दूसरा जो काम दे रखा है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसको अपन बोलेंगे प्रश्नानुसार। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। क्या प्रश्न के अनुसार दे रखा है? वो कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां यानी 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, यानी 7th टर्म T7 जो 5th टर्म से यानी पांचवें टर्म से 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो ये लो भी 12 अधिक है। सातवां टर्म पांचवें टर्म से 12 अधिक है, तो 12 अधिक कौन है? पांचवें टर्म से कौन है? सातवां, तो सातवां टर्म जो है कि बराबर। अब आप कहोगे साथ में ही वापस सातवें में 12 जोड़ दोगे, तो वो तो 7 तो ऑलरेडी ज़्यादा है ना भैया, सातवां टर्म तो ऑलरेडी 12 पांचवें से ज़्यादा है, और फिर आप 12 भी उधर की सातवें की तरफ भी जोड़ दिया, मतलब इधर जोड़ दिया, तो वो तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना। जिधर आप बोल रहे हैं और उधर ही ज़्यादा है तो फिर बैलेंस कहाँ हुआ? मैथ्स में हमेशा बैलेंस चलता है, तो जब तक बैलेंस नहीं हुआ वो तो फिर आपने उधर ही जोड़ते जा रहे हो तो गलत हो गया। तो इसलिए आपको जोड़ना कहता है 5th टर्म की तरफ जोड़ना, तो 5th टर्म की तरफ जोड़ोगे 12, तो आपका 7th टर्म और 5th टर्म का सम जो कि 5th टर्म प्लस 12 का सम रेस्पॉन्स सेम आ जाएगा। तो 7th टर्म होता है, आप जानते हैं a प्लस इस फॉर्मूले से 6d आ जाएगा। 5th टर्म होता है a प्लस 4d प्लस 12। अब आप देखोगे यहाँ से a से a कैंसिल कर लिया, 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12, ये बचा 2d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 12/2, 12/2, 2 से 6 टाइम, तो d इक्वल्स टू 6 आ गया, d इक्वल्स टू 6 है, और d 6 है, तो d 6 आ गया। देखो d 6 आ गया तो d की वैल्यू इसमें रखेंगे, रख दो आप लोग। तो अब अपना पास अगला जो टर्म है वो देखो, ये रख देते हैं सबसे पहले, ये यहाँ पर जो सबसे पहले अगला पार्ट रखते हैं कि सबसे पहले a प्लस 2d इक्वल्स टू 6, तो a तो अपने पास पता करना है, 2d की वैल्यू 6 और इक्वल टू 6, तो ये a 6 2 या 12 इक्वल्स टू 6, और ये a इक्वल्स टू, ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है ये 6 था नहीं 16 था, 6 नहीं 16 है, ये थोड़ा मैंने 16 है ना, a प्लस 16 और ये 16 और ये 16, तो ये 16 माइनस 12 है, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 आ गया। तो प्रथम पद कितना आ गया? 4 आ गया। प्रथम पद आ चुका है, सार्वंतर आ चुका है। अब आपसे पूछा है क्या? AP निकालो, तो फर्स्ट टर्म यहाँ से अपन देख सकते हैं, प्रथम पद क्या आया? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जिसको अपन बोलेंगे प्रथम पद, प्रथम पद जिसको अपन a कहते हैं वो 4 आ चुका है, और सार्वंतर, सार्वंतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको अपन d कह रहे हैं, वो आ चुका है 6। तो a और d आ चुका है, तो अपने को पूछा AP, तो समांतर श्रेणी की जो AP होती है वो होती है प्रथम पद यानी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड देन सो वन। तो समांतर श्रेणी का a प्रथम पद 4 है, सार्वंतर 6, तो 4 में 6 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 10, फिर 6 जोड़ दो तो 16, फिर 6 जोड़ दो तो 22, फिर आगे 100 चलती रहेगी। तो ये कुछ इस तरह के समांतर श्रेणी बनी है, जो कि एक बहुत ही शानदार है और अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो दोनों ही इसके और वाले क्वेश्चन हैं, और दोनों ही क्वेश्चन बढ़िया। मैं सारे और वाले क्वेश्चन सब करवाएं, कृपया आप बिल्कुल ढंग से देखें। आप देखोगे तो आपको लगेगा वीडियो बहुत ही शानदार है, सर की मेहनत बिल्कुल अच्छी है और मीनिंगफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को बिल्कुल आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। और आपको लगेगा कि नहीं सर बिल्कुल मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको कहीं सिंगल कोइन 1 रुपया किसी को नहीं देना, और आपको यहाँ ऑनलाइन वो चीज़ पढ़ा देगी जो लाखों रुपए हज़ारों रुपए लेते हैं, चाहे कोटा जाओ चाहे कहीं पे भी जाओ, वो सब चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दर्शाइए बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 -4 4 एक वर्ग के शीट्स है। तो ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो चारों एक वर्ग के शीट्स है। तो वर्ग बना लेते हैं पहले वर्ग बनाओ, फिर चारों इनके वर्ग के शीट्स देख लेते हैं कि वर्ग के शीट्स हैं, तो सिद्ध करना अपने को, तो सिद्ध भी कर देंगे। तो वर्ग के बिंदु A B C और D, चारों बिंदु को देखो, चारों बिंदु दे देंगे 1, 7।
और बी दे देंगे 4,2 और सी दे दिया -1 और डी दे दिया आपके सामने -4,4। ABCD आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। ABCD मिल गए तो ये आप क्या करोगे, ए से सी को ज्वाइन करोगे, चलो बाद में ज्वाइन करेंगे, अभी रहने दे। तो अपने को क्या पूछ रहा, वर्ग वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, यानी सर वर्ग के शीर्ष। वर्ग सिद्ध करने के लिए अपने को पहले तो क्या, वर्ग बनाने के लिए चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, यानी AB, BC, DC और DA, ये चारों भुजाएं लंबाई में बराबर आनी चाहिए। लंबाई तो यहाँ जब वर्टिसेस यानी शीट्स दे रखे तो लंबाई तो पॉसिबल नहीं है, कैसे निकालें, तो लंबाई नहीं, इसको अपन निकालते हैं, AB की दूरी निकाल देंगे, तो दूरी समान आनी चाहिए, वही लंबाई को डिनोट करेगी। तो AB, BC, CD और D इन सब की दूरियां बराबर आनी चाहिए। अगर दूरियां बराबर आ गई तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो पहले तो वर्ग हो गया। अब ये वर्ग भी हो सकता है, रोम्बस, रोम्बस को क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है। समलंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर समलंब भी हो सकता है, रोम्बस भी बोलते हैं, मैं उसको इंग्लिश में बोलूँगा तो रोम्बस, तो रोम्बस ट्रेपेजियम को समलंब बोलते हैं शायद, नहीं समलंब चतुर्भुज बोलते हैं रोम्बस को, तो रोम्बस भी हो सकता है। तो इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, डायगोनल लेंथ निकालेंगे, विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। विकर्णों की लंबाई, दोनों विकर्णों की लंबाई अगर समान आ गई और चारों भुजाएं समान आ गई तो आप कह दोगे ये स्क्वायर है। तो आपको दो चीजें निकालनी, एक तो चारों भुजाएं की लंबाई निकालनी, दूरी निकालनी दूरी सूत्र से, और चारों दोनों विकर्णों की यानी AB, एक तो AC विकर्ण की लंबाई और एक DB विकर्ण की लंबाई निकालनी, और दोनों विकर्ण की लंबाई समान आ जाती है। तो इसलिए पूरे क्वेश्चन का प्रोसेस मैंने समझा दिया। अपन दूरी सूत्र यूज करेंगे, वो रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा के उस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, जैसे AB, BC, CD और DA इन सभी दूरियों की वैल्यू समान आनी चाहिए, और फिर जो चारों की समान आई तो समान आनी चाहिए। फिर विकर्ण आपस में दोनों बराबर आना चाहिए, विकर्णों की दूरियों से इन भुजाओं की दूरियों के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि विकर्ण जो भुजाओं के बराबर हो, ऐसा नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता है। तो विकर्ण अलग चीज होगी, तो विकर्ण आपस में विकर्ण दोनों बराबर होने चाहिए और आपस में भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आपस की बातें जो बताई ना पेयर में, वो एक दूरियां बराबर होनी चाहिए, किसकी, इनकी भुजाओं की, और विकर्ण की आपस की खुद की दूरियां बराबर होनी चाहिए। तो दूरी सूत्र लगा के देखते हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला काम है, तो मैं यहाँ पर पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको अपन बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जो फॉर्मूला होता है वो रूट क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपने क्या लगा दिया, फॉर्मूला। तो ये आपका दूरी सूत्र लगाना है। अब ये जब दूरी सूत्र लगाना है तो लगाते हैं दूरी सूत्र। सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, जो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, तो प्लीज़ अब आप लोग फटाफट ध्यान दें। तो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में डिस्टेंस ऑफ AB डिस्टेंस लिखाएंगे तो मैं लिखूँगा AB की दूरी, AB की दूरी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो फॉर्मूला जो लगेगा वो आप जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो अब मैं एक को x1 और एक को y1 मान रहा हूँ, और एक को x2 और x2 y2 मान रहा हूँ। तो ये 4x1, देखो ये x1 y1 और ये x2 y2, क्योंकि सब पे नहीं लिखना, क्योंकि सब पे लगाना पड़ेगा, इसलिए तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाकी लिखता इन पे पर्टिकुलर x1 y1 x2 y2 लिखता। तो यहाँ लगा रहे 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 4 - 1 जो कि 3 आएगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, और 2 - 7 -5 का स्क्वायर प्लस 25, और 25 9 कितना होते हैं, 25 9 34, यानी √34। और जब कुछ भी नहीं देता तो यूनिट्स बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, यूनिट्स। भाई √34 यूनिट्स जो भी है, इसको सोल्व नहीं करना, यही आपका यहाँ तक का आंसर है, जिसका AB की दूरी है। AB की दूरी आगे सेम अपन निकाल देते हैं, रगड़ी डिस्टेंस ऑफ BC। अब बात करेंगे BC की दूरी, BC की दूरी। अब BC की दूरी निकालनी तो BC की दूरी निकाल लेते हैं। लो भैया BC की दूरी, तो ये आप देखो 4 + 1, मैं यहाँ से इसको x1 x2 y2 मान रहा हूँ। तो ये अब देखिए फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर लिखा। अभी यहाँ पर मैं अगर उल्टा लिख दूँ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर लिखूँ, तो क्या तुम सोचोगे कि गलत है क्या फॉर्मूला, गलत वो भी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो स्क्वायर तो आप चाहे माइनस का स्क्वायर करो, चाहे जैसे -2 का स्क्वायर करो तो ये +4 आएगा, +2 का स्क्वायर करो तो ये +4 आएगा, तो माइनस का फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, और y1 - y2 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, और सेम इसका x2 - x1 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, y2 - y1 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो माइनस का स्क्वायर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ठीक है, धनात्मक हो जाता है, ठीक है। तो 4 - (-1) यानी +1 का
होल स्क्वायर, और ये है 2 + 1 का होल स्क्वायर। ये 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34, 34 यूनिट्स। ये हो गया आपके दो दूरियां तो आपने निकाल दी। अब बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ CD की डिस्टेंस। तो दूरी CD की दूरी यहाँ लिख देते हैं, CD की दूरी, CD की दूरी। अब CD की दूरी निकालो तो ये -1, तो ये -1 + 4 का होल स्क्वायर, और ये -1 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये दूरी जो लग रही है वो देखो, आप देखो -1 + 4 यानी 3 का स्क्वायर 9, प्लस -4 -1 -5 -5 का स्क्वायर 25। अभी यहाँ तक तो आपने देख लिया, एक सेकंड, 25 आ गया, और 25 और 9 क्या होता है, √34, और ये √34 यूनिट्स आ चुके हैं। तो ये किसकी दूरी आ चुकी है, ये भी किसकी दूरी आ चुकी है, ये दूरी CD की आ चुकी है। अब आपको दूरी निकालनी है डिस्टेंस ऑफ AD या DA, एक ही बात है, वही AD की दूरी, AD की दूरी। अब जब AD की दूरी निकाल रहे हैं, तो AD की दूरी निकाल रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला A और D के कंपोनेंट, 1 माइनस ऑफ माइनस आएगा तो 1 + 4 हो जाएगा। फॉर्मूला देखो, 1 आपका x2 है और ये x1 है, तो आप देखो x2 - x1, तो माइनस ऑफ माइनस क्या आ जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 1 + 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस 7 - 4, 7 - 4 यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब आप देखो 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और प्लस 7 में 4 के तो 3, 3 का स्क्वायर 9, और 25 और 9 34 यानी √34, ये भी यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को क्या निकालनी है, डायगोनल। देखो चारों भुजाएं बराबर आ चुकी है, चारों भुजाएं। अभी लास्ट में इसका कंक्लूजन है, निष्कर्ष निकालेंगे। तो अपन पहले तो अपन यहाँ पर डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल। AC एंड BD, डिस्टेंस ऑफ AC एंड BD, डिस्टेंस ऑफ AC एंड BD निकालना, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, ये पॉइंट डॉट लगा रखा है, डिस्टेंस ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं, डिस्टेंस इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, DIS डिस्टेंस है ना, तो प्लीज़ आप इसको ये देखेंगे, डिस्टेंस शॉर्ट फॉर्म में, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, और डायगोनल AC निकाल रहे हैं। तो ये AC के डायगोनल की डिस्टेंस, ये जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ AC डायगोनल, ये लो भैया AC डायगोनल, दिस वन इज द AC डायगोनल, ये AC डायगोनल। तो 1 माइनस ऑफ माइनस, तो ये आ जाएगा देखो 1 माइनस ऑफ माइनस यानी +1 का होल स्क्वायर, और 7 प्लस बीच में प्लस लगेगा, 7 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 + 1 का होल स्क्वायर। तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 4, प्लस 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया √68 यूनिट्स। ये पहला डायगोनल की लेंथ आ गई। अब आप लोग सेम दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालते हैं। तो दूसरे डायगोनल की लेंथ आपके सामने है, वो निकाल रहे हैं डिस्टेंस। ये हिंदी में भी लिख देता हूँ ना, यहाँ पर इंग्लिश लिखा मैंने, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच, और बच जाएगा तो नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये निकालेंगे विकर्ण AC की दूरी, विकर्ण AC की दूरी। अब आते हैं अपने पास डायगोनल डिस्टेंस ऑफ, थोड़ा सा मैं इसको लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ है ना, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD की दूरी। तो BD की दूरी निकाल लेते हैं, निकालो। तो BD की दूरी देखो, मैं BD डायगोनल बना रहा हूँ आपके सामने, ये BD डायगोनल बना रहा हूँ। तो BD और डायगोनल
तो 4 माइनस ऑफ 4 यानी ये आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब आते हैं 2 माइनस 4, तो ये है 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आप देख लें, सॉल्व करें, 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर 64, और 2 माइनस से 4 गया तो -2, -2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये रूट 68 यूनिट्स आ चुका है, यूनिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जब ये आपने देख लिया दो डायगोनल की दूरी भी सेम, देखो 68 रूट 68 आ चुकी है, दोनों डायगोनल की डिस्टेंस भी क्या आ गई, सेम आ गई, और दोनों चारों भुजाओं के सेम। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि वी नो दैट क्या हम जानते हैं, क्या ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू कितना, रूट 34 यूनिट्स, जो कि क्या है, भुजाएं। भुजाएं जिसको अपन बोलते हैं साइड्स, ठीक है। अब आते हैं एंड, दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, कर्ण। ए सी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू रूट 68 है, ये कितना, रूट 68, जिसको अपन बोलेंगे विकर्ण और डायगोनल्स। डायगोनल्स आपके सामने आ गए, विकर्ण और डायगोनल आ गए। अब डायगोनल्स आ गए तो आप बोल सकते हो सो इट इज़ ए स्क्वायर। तो ये चारों क्या बुझाएं सब आगे, तो सो इट इज़ ए स्क्वायर, और हिंदी में लिख देंगे अतः यह एक वर्ग है। तो यह एक वर्ग है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद बचा है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसको ख़त्म करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं फिर इस पर लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि तुम्हारे को अच्छे से लगे कि हाँ सर ने स्पेशल लिखा है। और रेड कलर हमेशा खतरे का निशान आपको अच्छा लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7 चैप्टर जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का सबसे शानदार क्वेश्चन है। और शानदार क्वेश्चन है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। 7.2 का क्वेश्चन है, आई थिंक ये 6, 7, 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट से। देखो और का क्वेश्चन है, सारे पार्ट अपने, और चाहे 24 बिना 24 वाला हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो कृपया इस वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है भैया। मैं फिर बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे और रेगुलर आप बढ़े। क्योंकि मेरा इस वीडियो पर जो आपने देखा होगा वो टैगलाइन यही है इस चैनल की कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इंडिया पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा ना भैया, तो पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो पढ़ो, पढ़ने के लिए आपको चैनल पर रेगुलर अपडेट मिलनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर बढ़ेगा इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। क्योंकि जब आपकी मैथ्स अच्छी होगी तो नो डाउट आपके दिमाग का सोचना समझने की सभी शक्तियाँ अच्छी होगी, और सभी अच्छी होगी तो भगवान आपको मतलब जो चीज़ नहीं करनी या सही करनी है, अच्छी करनी, उनमें अंतर आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो बट जिसको बोलते हैं लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होती है, और स्किल्स अच्छी इंप्रूव होगी तो नो डाउट डेफिनेटली बच्चा बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि ए और बी क्रमशः -2 + 2 -2 एंड -2 एंड 2 एंड -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। ताकि यदि AP आपको दे रखा है तो P की रेखाखंड AB पर स्थित है। तो ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन कह रखा है उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बोल रहा है कि ए और B दो निर्देशांक है आपके सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक A है, ये A बिंदु है, और ये B बिंदु है। A और B बिंदु आपको दे रखा है, और यहाँ रास्ते में कहीं बीच में इन बिटवीन आपको P बिंदु दे रखा है, जिसको अपन x, y बोलते हैं, x, y बोलते हैं। ये किस अनुपात में दे रखा है? अब ये तो 3:4:7 तो दे ही नहीं रखा, AP/AB दे रखा, AP और बाई AB यानी पूरे का दे रखा। तो ये तो कैसे निकालें, ऐसे माइनस करके तो निकालने से नहीं, तो माइनस करके नहीं निकालेंगे अपन, भी थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन दे रखा है ना उसे अकॉर्डिंग दिखते हैं अपन। AP = देखो क्या दे रखा है, 3/7 AB, यहाँ तक तो अपन ने लिख दिया। अब आप जानते हैं कि AP = 3/7, AB किससे मिलकर बना, पूरी AB किसके मिलकर बना हुआ है, AP + PB से मिलकर बना हुआ है। तो आप बोलोगे AP + PB। देखो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करा, बाकी 2 मिनट में निकाल देता मैं, 3 मिनट में 4, पर नहीं निकालना, मैं तरीके से करके निकालेंगे। तरीका ही सबको आना चाहिए, क्योंकि तरीका जब आ गया तो स्पीड अपना बढ़ जाती है। AP + PB, तो ये तो आपके पास 7 उधर मल्टीप्लाई करो तो 7AP = 3AP + 3PB,
जब आप 3AP को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 7AP माइनस 3AP इक्वल्स टू 3PB, 7 में से 3 गया तो 4AP और ये 3PB। अब आपको AP और PB का अनुपात चाहिए, यानी रेशो AP और PB का रेशो चाहिए। तो यहाँ से आप निकालोगे AP बाई PB, तो ये आ जाएगा 3/4। ये आपका अनुपात आया और ये ही अनुपात आपको क्वेश्चन में रिक्वायर है। तो ये अनुपात आएगा 3:4। इसको आप पहले अनुपात को आप बोलोगे M1 अनुपात और ये बोलोगे दूसरा बोलोगे M1 अनुपात M2 और ये M1/M2 का रेस्पॉन्स आपके सामने तैयार है। अब जब बात करते हैं ये जो पॉइंट आ गया, अगला पॉइंट जो अपन ये जो अनुपात बोल रहे हैं ये M1/M2 विच इज़ 3/4 है। तो 3/4 तो आपको रेशो ऐसा नहीं लिखना, तो M1 को आप लिखेंगे 3K और M2 को लिखोगे 4K। के कोई मल्टीप्लायर है क्योंकि 3/4 रेशो है, ये वैल्यू नहीं है, रेशो है। तो हमेशा वैल्यू मान के मत करना। आपके तो आंसर सही आ गया, आंसर सही तो आ गया पर मैथमेटिकली सही नहीं है, मैथमेटिकली सही नहीं है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6/8 भी क्या होगा, क्या हो जाएगा 6/8 भी क्या होगा 3/4 के बराबर ही होगा। तो ये वैल्यू देखो 3/4 और 6/8, तो इसका मतलब M की वैल्यू 6, M1 की वैल्यू 6 हो गई, M2 की वैल्यू 8 हो गई, तो वैल्यू चेंज हो गई ना। तो ऐसे आपका रेशियो, क्योंकि इसको काटोगे ना तो 2 तिया और 2 चौका 8, 3/4 ही आ रहा है। तो आपको ये रेशियो है, तो आप ये किसी न किसी नंबर के मल्टीप्लायर होता है, और मल्टीप्लायर होता है इसलिए आप लोग क्या लगाते हैं उस पर के लगाते हैं। देखो मैं रीज़न भी बता रहा हूँ, हर चीज़ का रीज़न बता रहा हूँ, क्यों क्या कैसे, तो इसलिए आप इसको क्या लगा के लगा के सॉल्व करें। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। M1 और M2 अपने पास आ चुका है। सबसे पहले अपने पास क्या है, B बिंदु के निर्देशांक पूछे क्वेश्चन में, सॉरी P बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पर निकालते हैं P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक। तो ये आप लिखोगे, निर्देशांक निकाल रहे हैं तो निर्देशांक जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, P पॉइंट की कोऑर्डिनेट, P पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो कि x फॉर्मूला है, क्या है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। और y जो निर्देशांक होते हैं, तो पहले तो आप x और y, तो एक काम करो, x का फॉर्मूला लिखा तो x निकाल लेते हैं, फिर आप y का अलग देते हैं। तो x निर्देशांक M1 की वैल्यू 3K, और ये जो बिंदु है ना इस पे लिख देता हूँ। a बिंदु क्या दे रखा था, देखो a बिंदु दे रखा था आपके सामने -2 और b बिंदु आपके पास दे रखा था 0.2, -4। ठीक है, अब ये पॉइंट है ना, इन पॉइंट को आप क्या लिख रहे हैं, दिस वन इज द x1, दिस वन इज द y1 एंड दिस वन इज द x2, दिस वन इज द y2, दिस वन इज द y2। तो x1 y1 x2 y2 आपके सामने तैयार है। तो 3K और x2 आपके सामने है, x2 आपके सामने है 2, तो ये 2 प्लस M2 जो कि 4K और x1 जो कि -2 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2 यानी 3K प्लस 4K। तो ये x आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 6K माइनस का 4 2 8K और नीचे 3K और 4K दैट इज 7K। तो ये रिस्पॉन्स रह गया -2K/7K। तो ये K से K कैंसिल आ गया। तो यहाँ से अपने को x आ चुका है, क्या आ चुका है बच्चों, x आ चुका है। क्या आ गया, तो x आ गया आपके पास -2/7। ये वैल्यू तो x की अपने पास आ चुकी है। अब अपने को y के निर्देशांक निकालने हैं। तो y होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये किसके फॉर्मूले है, कोई बताएगा? ये फॉर्मूला है विभाजन सूत्र है। कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं विभाजन सूत्र से कर रहे हैं, बाय यूजिंग सक्शन फॉर्मूला से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना, मेरे पास थोड़ा सा मैंने लिखना भूल गया, बट आप देखना ना विभाजन सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, विभाजन यानी सक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सक्शन फॉर्मूला। तो M1 y2 निकाल रहे हैं, तो ये y, अब आप देखो M1 इज दैट 3K और y2 जो आपके सामने है, y2 जो -4 है, M2 जो कि 4K है, y1 जो कि -2 है और M1 प्लस M2 यानी 3K प्लस 4K। तो y इक्वल्स टू 4 3 12K माइनस 4K 8K और नीचे है 7K। ये 12K और 8K माइनस का 20K और डिवाइड बाई 7K।
ये के से के कैंसिल कर लिया, -20/7 आ गया, यानी y आ गया -20/7। तो x भी अपने पास आ चुका, y भी आ चुका। x और y किसके निर्देशांक p बिंदु के, तो यहाँ लिख देते हैं p बिंदु के निर्देशांक। तो कितना है p बिंदु के निर्देशांक, जिसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पॉइंट p, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ p, जो कि -2/7 और -20/7। तो ये आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आज की वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन था वो अपन ने वाइंड अप किया, और इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेता हूँ। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा है कि सर समझ में नहीं आया, और मैंने ना ऐसा कोई कुछ रखा है कि कुछ समझ में नहीं आवे। हर चीज़ अपन ने समझाई है, और बहुत अच्छे तरीके से जो कोशिश कर सकता हूँ मैं एक नॉर्मल आदमी समझाने के लिए कि हर बात बच्चे को समझ आ जाए, उस भाषा का मैंने प्रयोग किया है। बाकी मैं इंग्लिश में ही पढ़ा था कंप्लीट, बट आई हैव यूज्ड मिक्स लैंग्वेज, जिससे बच्चा क्या कर सकता है, उसको इजीली अडॉप्ट कर सकता है, समझ सकता है। तो कोशिश की आपको दोनों लैंग्वेज में समझाने की। तो मैं समझता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। और दूसरी चीज़, इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इस वीडियो की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी वीडियोज़ हैं सारी की वीडियो इंग्लिश की याद कर, इंग्लिश मीडियम के वीडियोज़ की देखनी है, हिंदी मीडियम की वीडियोज़ की देखनी, तो इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको मिल जाएगी, ठीक है। और किसी को कंटेंट चाहिए, तो आपको कंटेंट चाहिए तो मेरे को प्लीज़ आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे या सॉरी जो भी मुझे आप इस पर यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में मुझसे मोबाइल नंबर ले लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, और व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा तो आप उसके मुझे व्हाट्सएप करके भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और भी स्टडी मटेरियल आप मुझसे और भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।